नमस्कार। तथ्यता में आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। इधर संविधान की प्रस्तावना में जो दो शब्द हैं, सेक्युलर और सोशलिस्ट, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इन दोनों शब्दों के ऊपर काफी विवाद चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने आपत्ति की है। आपको पता होगा कि संविधान जब बना और उसको हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को, तो वो जो मूल संविधान था उसकी जो प्रस्तावना थी, प्रियम्बल, उसमें ये दो शब्द नहीं थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर। 42वें संविधान संशोधन के जरिए ये दो शब्द जोड़े गए। वैसे तो संविधान में अब तक 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, लेकिन प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार हुआ और वो 1976 में 42वां संविधान संशोधन आपातकाल के दरमियान जो लाया गया था, उसमें बहुत सारे अनुच्छेदों में तब्दीली की गई, कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और उसी में प्रस्तावना में भी संशोधन करके सोशलिस्ट और सेकुलर दो शब्द जोड़े गए। ये अब तक एकमात्र संशोधन है जो कि प्रस्तावना में हुआ है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस तरह की मांग कर रहे हैं, या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से जो मांग आया है उनके वरिष्ठ नेता की ओर से, तो इसके समर्थक ये कह रहे हैं कि जिस शब्द को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में नहीं रखा उसको बाद मिलाने की क्या जरूरत थी। यहाँ एक बात और साफ कर दें कि चूंकि बाबा साहब के साथ एक वोट बैंक जुड़ा हुआ है, इसलिए हर पार्टी ये कहती है कि बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का संविधान। मैंने पहले भी कई बार स्पष्ट किया है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा संविधान नहीं बनाया गया है। संविधान सभा में 299 सदस्य थे और उसकी बैठक 2 साल 11 महीने 17 दिनों तक चली थी और काफी विचार विमर्श के बाद संविधान लागू हुआ था। लेकिन खुद संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने काफी आपत्ति की कि इसमें नया कुछ भी नहीं है, ये तो दूसरे देशों के संविधान से हमने लिया है। खुद भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि क्या कुछ नया लिखा जा सकता है। जो पहला संविधान बनाया गया, जो लिखित संविधान था, उसको बनाए हुए 100 साल सुपर हो चुका है। दरअसल वो तो 150 साल हो गया था जब अमेरिका का संविधान 1787 में बना था और उसी की ओर इशारा था अम्बेडकर का। उन्होंने कहा कि अब तो नया लिखने के लिए कुछ भी नहीं है और जो संविधान का क्या मतलब होता है, मकसद होता है, ये सारी बातें तो तय हो चुकी हैं, पहले से पूरे विश्व में तय हो चुकी हैं और संविधान के जो मौलिक तत्व हैं उनकी भी पहचान कर ली गई। तो अब नया क्या लिखा जाएगा। अब नया का यही होता है कि जो मतलब अंतर आएगा वो सिर्फ ये है कि उनमें क्या कमियां रह गई थी और हमारे लिए क्या नई चीजें चाहिए, कौन सी जरूरत है, उनको हम संविधान मिलेंगे। इसलिए नया कुछ भी नहीं है। जो भी हो, ये तो ये बात हुई कि बाबा साहब का संविधान है, नया है, पुराना है, वो बातें हैं। लेकिन जो संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए दो शब्दों को लेकर विवाद है, उसके बारे में थोड़ा समझ ले। पहली बात तो यह है कि प्रियम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या होती है। अधिकतर देशों के संविधानों में प्रस्तावना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जिनके संविधान में जो है प्रस्तावना नहीं है। प्रस्तावना का मतलब दरअसल ये होता है कि उससे उद्देश्य जो है परिभाषित हो जाता है कि इस संविधान का उद्देश्य क्या है, इसका स्रोत क्या है और किस तरह की शासन व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य उसमें रखा गया है। ये जो है स्पष्ट किया जाता है प्रस्तावना में। प्रस्तावना जो है प्रियम्बल में है, वो कोई शक्ति नहीं देता है। कोई कानून जिस तरह से शक्ति देता है वो कोई नई शक्ति नहीं देता है, लेकिन हाँ वो चीजों को स्पष्ट करता है। जैसे इसका स्रोत क्या है, तो स्रोत क्या है, तो हमारे संविधान में कैसे शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक। अब यहाँ आप देख रहे हैं जो सोशलिस्ट और सेकुलर है वो मूल संविधान में नहीं था, उस समय था वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो एक तो इससे स्रोत का पता चलता है कि संविधान का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें जैसा मैंने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, यानी साफ है कि जो भारत की जनता है उसने संविधान दिया। अमेरिका में भी वी द पीपल के नाम से ही संविधान बनाया गया। तो स्रोत यह है कि जनता, यानी जो सॉवरेन रिपब्लिक की बात करते हैं, संप्रभुता संपन्न गणराज्य, वो उसकी शक्ति जो है वो जनता से आती है, यानी पूरी शक्ति जनता में निहित है। और सॉवरेन का भी मतलब ये होता है कि ये कहीं बाहर से थोपा नहीं गया है, लोगों ने अपने आप को एक संविधान दिया है। ये आंतरिक शक्ति उसकी है, बाहर से कोई चीज थोपी नहीं गई है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी हम लोकतांत्रिक गणराज्य हैं।
यानी जनता जो है वो सरकार का चुनाव करेगी, वो भी कहीं से बाहर से थोपी हुई नहीं जाएगी। और 1994 में एसआर बोम्बई बनाम संघ में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में व्यवस्था दी कि जो लोकतंत्र है वो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, डेमोक्रेसी इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा उसने कहा। अब प्रस्तावना जो है वो बहुत तो पहले मानते थे कि ये कानून का हिस्सा नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट, लेकिन 1960 में इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया इन रेफरेंस बेरुबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स, बहुत महत्वपूर्ण केस है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट, लेकिन ये भी कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान को समझने की कुंजी है, ये एक चाबी है जो खोलती है उसको, उसके बाद संविधान को समझने में आसानी होती है। लेकिन 1967 में गोलकनाथ बनाम संघ में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने ये कहा कि ये सेट्स द आइडियल्स एंड गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है संविधान के आदर्श और उद्देश्य को रेखांकित करता है। और 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल में, जो कि अब तक का सबसे महत्वपूर्ण मामला माना जा सकता है क्योंकि 13 जजों की संविधान पीठ थी, अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ, और उसमें उसने साफ कहा कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना जो है उस संविधान का हिस्सा है। और मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी ने साफ लिखा कि इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और इसके आलोक में ही संविधान को पढ़ा जाना चाहिए, उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। 1976 में आपातकाल के दरमियान जो 42वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें ये दो शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट और सेकुलर, लेकिन उनको परिभाषित नहीं किया गया कि समाजवाद क्या है और पंथ निरपेक्ष क्या है। ये 3 जनवरी 1977 से ये संशोधन लागू हुआ था, यानी संविधान में ये दो शब्द प्रियम्बल में जोड़ दिए गए, लेकिन कहीं परिभाषित नहीं किया गया कि समाजवाद क्या है और सेकुलर क्या है। अब समाजवाद जो है भारत में उसकी व्याख्या किस रूप में की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है निजी संपत्ति को पूरी तरह से नकारने की व्यवस्था नहीं है जैसा कि कम्युनिस्ट देशों में है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था रही है, मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों हैं और उस समय तक काम कर रहे थे, अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ स्पष्टीकरण जो है वो न्यायालय की तरफ से भी आया। सामाजिक न्याय की अवधारणा और आर्थिक रूप से जो है समतावादी समाज बनाना, ये समाजवाद माना गया है कि वही समाजवाद है। और 1978 में एक्सेलवेयर बनाम संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको जोड़ने से ये होता है कि इट इनेबल्स द कोर्ट टू लीन टुवर्ड्स नेशनलाइजेशन। उस समय कोयले का राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो ये सब तो पहले हो चुका था, लेकिन अगर राष्ट्रीयकरण होता है तो इससे अदालत को एक शक्ति मिलती है कि वो राष्ट्रीयकरण की तरफ उसका झुकाव हो। 1983 में डी.एस. नकारा बनाम संघ में उच्चतम न्यायालय ने समाजवाद के बारे में कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य है आमदनी, हैसियत यानी स्टेटस और जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो असमानता है उसको खत्म करके एक तरह का समतामूलक समाज बनाया जाए और जो मेहनतकश लोग हैं उनको सम्मानपूर्ण जीवन दिया जाना चाहिए। वैसे 1980 में मिनर्वा मिल्स में भी इस तरह की बात कही गई थी कि विस्तार से जो है वो डी.एस. नकारा में कहा गया। 1994 में एसआर बोम्बई में भी इस तरह की बात कही गई। 2000 में जीवी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ है गरीबी, अज्ञान, बीमारी और असमानता को खत्म कर समाजवादी व्यवस्था संविधान की भावना के अनुरूप बनाना है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, ऐसा संविधान की स्पिरिट के अनुसार किया जाना चाहिए। 1997 में समता बनाम संघ में कहा गया अदालत के द्वारा कि समाजवाद जो है वो समतामूलक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना कानून के जरिए करने का जो है सो नाम है, यानी वो होना चाहिए और ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। और उसी साल एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया था, एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन।
और उसमें ये कहा कि जो सामाजिक न्याय और समता है, इगैलिटेरियनिज्म और सोशल जस्टिस, ये एक दूसरे के पूरक हैं। शीर्ष अदालत ने कुछ मामलों में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की, यानी संसाधन जो है उनका इस तरह से बंटवारा हो ताकि एक इक्विटेबल, एक समतामूलक समाज की स्थापना की जा सके। तो ये सारी बातें तो सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, लेकिन 1991 में जब हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और जो उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, उसके साथ निजीकरण, खगोलीकरण, बाजारीकरण का दौर शुरू हुआ, तो बहुत सारे मामले में चुनौती दी गई कि जो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द है उसके खिलाफ ये सारी नीतियां जाती, उदारीकरण और निजीकरण की। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निजीकरण को सही ठहराया। ये सारे मामले हैं दिल्ली स्टेट फोरम बनाम संघ, नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम संघ, ये 2000 का मामला है। दिल्ली स्टेट फोरम 1996 का मामला है। बाल्को एम्प्लॉइज कॉरपोरेशन बनाम संघ, ये जो है 2002 का मामला है। और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम संघ, इस सब में सुप्रीम कोर्ट ने निजीकरण को वैध ठहराया, उचित ठहराया, लेकिन उसने इस बात की कोई समीक्षा नहीं की कि जो संविधान में सोशलिस्ट शब्द है प्रियम्बुल में, उससे किसी तरह का द्वंद्व है कि नहीं है, उदारीकरण जो है वो सोशलिस्ट शब्द के अनुरूप है या नहीं, इस बात पर उसने कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की, लेकिन उदारीकरण निजीकरण को सही बताया। दूसरा जो शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में वो सेकुलर है। सेकुलर को बहुत लोग हिंदी में धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, लेकिन संविधान में जो उसका हिंदी अनुवाद है वो पंथ निरपेक्ष है, और वो बिल्कुल सही है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, क्योंकि सेकुलर का मतलब होता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, अगर आप शब्दकोश में उसका अर्थ ढूंढेंगे। अब ये भी सवाल बार बार उठता है कि उसको जोड़ने की ज़रूरत क्या थी। हमारे संविधान में तो ऐसे भी उसकी पूरी व्यवस्था थी। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में अगर आप देखें तो समानता की बात है। अनुच्छेद 14 साफ करता है कि हर व्यक्ति कानून की नज़र में समान है और कानून के समान संरक्षण का अधिकार उसको है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमारा जो है आर्टिकल 14 कहता है। फिर उसके बाद अब 15 जाए, 16 जाए, जिसमें साफ कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो यानी ये अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट था कि ये जो है सो हमारा संविधान सेकुलर है। परिभाषित भले ने किया क्या हो इसको संविधान में, लेकिन इसका ये है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। हर आदमी अपना धर्म जो है चुनने को, मानने को स्वतंत्र है। और अनुच्छेद 25 जो है उसको कहा जाता है, उसमें बिल्कुल ये आज़ादी दी गई, फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री एक्सप्रेशन। उसमें तो कहता है राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, यानी अपने धर्म का प्रचार करने की उसको जो है छूट दी गई है। अनुच्छेद 29 में कहता है कि भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने के लिए कोई भी जो है वर्ग है, कोई समुदाय है, कुछ करना चाहता है तो उसको करने की छूट है। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे अपने ढंग से चलाने की छूट दी गई है। तो ये सारे प्रावधान तो पहले से थे, फिर इसको जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, ये सवाल बार बार उठाया जाता है। 1973 में केशवानंद भारती में उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा कि सेकुलरिज्म इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, जो संविधान का मूल ढांचा है। क्योंकि जो मूल ढांचे का सिद्धांत है वो केशवानंद भारती में ही आया था कि संसद संशोधन तो संविधान में कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनऑल्टरेबल, उसमें संशोधन नहीं कर सकती है संसद। तो ये कहा गया कि जो पंथ निरपेक्षता है वो मूल ढांचे का हिस्सा है। यानी ये सारी बातें 42वें संविधान संशोधन के पहले ही आ चुकी थी, लेकिन जो भी हो उसको किया गया। 1970 में जब जनता सरकार आई तो उसने बहुत सारे संशोधन जो किए गए थे पहले, जो उसको लगा गलत है, जैसे 42वां संविधान संशोधन था, उसमें बहुत सारी बातों को 44वें संविधान संशोधन के जरिए निरस्त किया गया। लेकिन जो दो शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ये संविधान में रखे गए। जनता सरकार ने भी इसको खत्म नहीं किया। तो ये भी बात आती है कि फिर उसको खत्म क्यों नहीं किया गया। और भारतीय जनता पार्टी का जो अपना पार्टी का संविधान है उसमें भी ये दो शब्द हैं, सोशलिस्ट और सेकुलर। तो ये भी सवाल कुछ लोग उठा रहे हैं कि जिस पार्टी के अपने संविधान में ये दो शब्द हैं, अगर संविधान जो भारत का है उसमें ये दो शब्द आए हैं तो उसमें क्या आपत्ति है। जो भी हो, आपत्ति हो या नहीं हो, लेकिन ये बात सही है कि ये शब्द था या नहीं था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भारत के संविधान का पूरा चरित्र जो है सेकुलर है। किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं था। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी भाषा का, किसी भी प्रदेश का व्यक्ति जो है भारत के शीर्ष पद पे जा सकता है, किसी पद पे जा सकता है, उसमें कोई भी जो है रोक नहीं है।
MP जैन ने अपनी पुस्तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लिखी है उसमें ये कहा है कि इसका उद्देश्य ये था कि जो पंथ निरपेक्षता उच्च आदर्शों को स्पष्ट करने के लिए जो है इसको जोड़ दिया गया। देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए उस समय एक तरह की जरूरत थी, कंपल्सिव नीड टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दबाव थे, ऐसी विभाजक शक्तियां थी जिसके कारण देश की अखंडता को एक रखने में परेशानी हो रही थी। तो इसका उद्देश्य ये था कि जो पंथ निरपेक्षता के जो उदात्त सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, उनको स्पष्ट किया जाए। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप इसको कृपया सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।